मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम गजानन माधव मुक्तिबोध का अध्ययन कर रहे हैं। इस कवि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कवि जीते जी संघर्षशील रहा और इसके बाद कविताओं के माध्यम से हम इनके संघर्ष को और जीवनचर्या को देख पा रहे हैं और कि देखते हैं कि जन सरोकार इस कवि में किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है और दायित्व बोध जिसे कहते हैं इस कवि में निहित है। कम से कम में जीवन गुजारा करना और ईमानदारी जिसे कहते हैं मुक्ति बोध की एक पहचान है। इसके साथ उनकी विचारधारा जिसका परिचय आप पिछली कक्षाओं में सुन रहे हैं कि ये विचारधारा से मार्क्सवादी रहे और मार्क्सवाद ने जिस तरह से अपने सिद्धांत मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए गढ़े, वही चीज़ मुक्तिबोध में उनकी कविताओं में दिखाई देती है। और खुद स्वयं आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मार्क्सवाद क्या है, इससे पहले मार्क्स क्या था और मुक्तिबोध क्या थे। आप गज़ब का तारतम्य देखेंगे और ये एक मौजू सवाल होगा कि दोनों ही विचारक, दोनों ही हमारे माध्यम जिसको हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, मुक्तिबोध और मुक्तिबोध की विचारधारा मार्क्सवादी, दोनों में मैं है, मुक्तिबोध का मैं और मार्क्सवाद का। और दोनों मार्क्सवाद जिस विचारधारा को विकसित करते हैं, मुक्तिबोध उसको जज्ब करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन मूल्य बनाते हैं और वैचारिकता को किस तरह से वो गढ़ते हैं। आप शमशेर बहादुर सिंह इनकी कविताओं से गुज़रने के बाद, समझने के बाद जो कह रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ है। आप भी समझेंगे जब हम अंधेरे में कविता का पाठ करेंगे। उससे पहले ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि चंद पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह उनको किस तरह से समझा रहे हैं। आपकी कविता शिल्प, आपकी कविताओं का शिल्प किस तरह का था वो देखिए। शिल्प ऊंची इमारत उठाने वाले मेमार शिल्प रहा है। वह इमारत अनेक पुश्तों, चौकियों और बुर्जियों से सुदृढ़ किया हुआ कोई छोटा मोटा किला होती थी, लेकिन याद रहे वो किला ही होती थी, मंदिर या मकबरा नहीं। आप इस पर गौर करेंगे, आगे भी हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उनकी भावना जो कविताओं के माध्यम से हम समझते हैं, मध्यवर्गीय समाज से जुड़ी हुई थी। मध्यवर्गीय समाज एक ऐसा तबका है जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के बीच में पिसता हुआ नजर आता है। आगे चलिए। नया खून एक पत्र निकलता था जिससे आप जुड़ गए और जुड़ कर के आपने अपने स्तंभ में लगातार मजदूरों का पक्ष लिया, मजदूरों की बात अपने स्तंभों में रखी। इससे पता चलता है कि मार्क्स और मुक्तिबोध में कितना साम्य रहा है।
और आपकी एक खास पहचान रही है कि आप मजे हुए, सुलझे हुए आलोचक भी रहे, जिससे समझ सकते हैं उस दौर का महाकाव्य कहे जाने वाली कामायनी प्रसाद जी ने रची है, उसका पड़ताल आपने की। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, जिसमें आपकी तीखी और तेज़ निगाह का पता चलता है। आपकी आलोचना में नई स्थापना ही झलकती है और कविताओं की तरह संश्लिष्ट बिंब विधान भी देखा जा सकता है। अंधेरे में काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से हैं, यानी वो कविता आपके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई है। और मुक्ति बोध को समझने के लिए डॉक्टर जीवन सिंह की इसी वर्ष आई पुस्तक, जो इनके मृत्यु के 50 वर्ष पूरे होने पर लिखी गई है। जीवन सिंह जब कहते हैं मुक्ति बोध एक मनस्वी कवि, तो उसमें वो पूरे जीवन को, उनके विचारों को दिखाते हैं। ये पुस्तक हमारे लिए बेहद उपयोगी है। आपके काव्य संग्रह के अलावा हम अब कोशिश करते हैं अंधेरे में कविता पर, और ये कविता जिस पर आलोचकों ने, विचारकों ने काफ़ी गहराई से विचार किया है, ये मुक्तिबोध की सशक्त और मार्मिक कविता कहलाती है। इस कविता में और अन्य कविताओं में ये जहाँ ठहरे रहे नागपुर और राजनाथ गांव, इन गांवों के जीवनों की संदर्भ आप इन कविताओं में देख सकते हैं। उनका पूरा समय साधारण श्रमशील लोगों के बीच बीतता था और वही कविताओं में झलकता था। एक राजनाथ गांव में भटकटैया के फूल को लेकर के इन्होंने अपने साथी से कहा, और साथी उसको यूँ व्यक्त कर रहा है, यह फूल उजाड़ जगहों का अर्थहीन फूल है जिस पर हम गौर नहीं करते, लेकिन जब कवि की निगाह इस फूल पर पड़ी तो वो फूल किस तरह से रूप ग्रहण करता है। कंटीले पौधे का जंगली फूल कितना कोमल, पारदर्शी, स्थायी, सचमुच कितना कोमल दिखाई पड़ता है जब कवि उसे व्यक्त करता है। अन्य विचारकों की निगाह में मुक्तिबोध को हम देखें तो नरेश मेहता अपने विचार यूँ व्यक्त करते हैं कि दास्तोयेवस्की के विरादरान करामजोव जो उनका नायक था की याद दिला देता है। दास्तोयेवस्की में हॉरर दिखाई पड़ेगा जब उसको हम पढ़ेंगे। मानसिक यातना है उनमें और मनोवैज्ञानिक तड़पन है जो इधर मुक्तिबोध में भी हूबहू दिखाई देती है। प्रभाकर माचवे यूँ कहना चाहते हैं कि इनकी रचनाओं से पिकासो के चित्र सा प्रभाव पड़ता है मन पर पाठक के। बच्चन सिंह का कहना है वे आत्म मंथन के कवि थे, और मंथन जब किया जाता है तो उसमें से कालकूट और अमृत दोनों निकलते हैं। जब कवि अक्सर काम से या मानसिकता से थक हार जाते थे तो थकने पर चाय पिया करते थे, केवल चाय, और बीड़ी पी करके वापस अपने कर्म में जुट जाते। इसीलिए इनकी तुलना बरगद से की जाती है। बरगद कई पंछियों को और मनुष्यों को छांव देता है, सहारा देता है। अंधेरे में देखिए, अंधेरे में जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी सभ्यता ही अंधेरे में डूबी हुई है। जब यूँ कहा जाता है तब आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कविता किस तरह से, किस